प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले आपका परिचय इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से करा देता हूँ। इस बात को हमेशा ही याद रखना चाहिए कि आप चाहे जैसे भी जीवन जी रहे हैं, अगर आपके उस जीवन में धर्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, परंपरा नहीं है, संस्कृति का ख्याल नहीं है, सभ्यता का प्रभाव नहीं है, सभ्यता से प्रभावित नहीं है, माता पिता की सेवा नहीं है, गायों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति मन में विद्वेष है ना, परस्पर मानो एक दूसरे को दिमाग में ऐसे भाव लेकर के चल रहे हो कि सामने वाला मिले तो खत्म कर दूं। ये कलयुग का प्रभाव होता है। सीमाएं याद रखना और अपने जीवन में धर्म को शामिल करके रखना व्यक्ति के प्रगति के मार्ग को शुद्ध करते हैं और निरंतर उसका भी शोधन होता रहता है। इस वजह से मैं ये बात हर बार कहता हूं कि आप चाहे जैसे जीवन जीना चाहते हैं जी लीजिए, सुखपूर्वक हो या शांतिपूर्वक हो या धमाल मचा करके हो, पर उस जीवन में धर्म जरूर रखिए, ज्योतिष को जरूर शामिल करिए। राजा सभी बनना चाहते हैं पर राज्य ज्योतिषी कोई नहीं रखना चाहता है। ये कैसे संभव है ना? गाय का बछड़ा या गौ माता तब तक दूध नहीं दे सकती जब तक वो बछड़े को जन्म ना दे, है ना। तो व्यक्ति राजा तब तक नहीं बन सकता जब तक उसे इस बात का ज्ञान ना हो कब, कहां और कैसे, है ना। कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ये जो विषय है ये ज्योतिष में ही समझ में आती है। आपके जीवन में ऐसे तमाम आपके खिलाफ राजनीति चल रही है, तमाम षड्यंत्र आपके पीठ पीछे रचे जा रहे हैं, है ना। और अगर वो आप नहीं जानते हैं तो आप उसमें फंसेंगे, उलझेंगे और अपने आप को परेशान पाएंगे। तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आइए अब विषय पे लेके आता हूं। जन्म हुआ है भाद्रपद माह में, जिसमें जन्मा जातक सुंदर होता है। दक्षिणायन बुधवार, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और इनके पापक होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में कई बार व्यापारिक योग ज्यादा लग जाता है या व्यक्ति अपने पूर्वजों का काम संभालने वाला भी हो जाता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन को एकाग्रचित्त होने से कई बार संशय में लेके जाते हैं। उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता है, वो घबराया हुआ सा रहे और जब भी कोई काम करना चाहे तो उसे कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे अपने कंसंट्रेशन पे काम करना हो, अपने रिसर्च पे काम करना हो, अपनी ऊंची शिक्षा पे काम करना हो, अपने संबंधों को एक जैसा रखने पर काम करना हो, व्यवस्थाओं पे काम करना हो। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो व्यक्ति को परेशान करती हैं और ऐसे चंद्रमा व्यक्ति को कहीं ना कहीं दोषी भी बनाते हैं। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, पर फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में उठने वाले विचार कितने ज्यादा कलयुग से प्रभावित हो रहे हैं और कितने ज्यादा आधुनिक विचारों के कारण हमारा पूर्व प्रभावित हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अर्यमा नाम के पितर इसके देवता होते हैं और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा है उसे अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। तो ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। साथ ही साथ श्वेत आक के पौधे की जड़ अपने गले में रविवार को धारण करना चाहिए। यज्ञ दान, पूजा पाठ, मंत्र जप, ब्राह्मणों का घर में आवागमन, गायों की सेवा और अशोक के वृक्ष का लगाना। साथ ही साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष को भी लगा सकते हैं। तो ये बात मैंने आपसे इतनी बताई। मतलब क्या है कि यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए।
जितना ज़्यादा हो सके अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ इस कुंडली में जन्म हुआ है साध्य योग में, तो यहाँ एक बात और भी विश्वास से कही जा सकती है इस कुंडली पे कि व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेगा उस काम को सफलता के शिखर तक पहुंचाए बिना वापस वो नहीं आता है। बुधवार को जन्मे हैं और बुधदेव इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ में बैठे हैं और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ हमेशा ही रहेगा और वो कभी भी अपनी सीमाओं को लांघने से पहले हजारों बार विचार करने वाला होता है, मनस्वी होता है। उसके घर पे भवन, घर पे वाहन, घोड़ों की हिनहिनाहट। शास्त्रकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि चतुर्थ भाव के देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को संपूर्ण साधनों से युक्त बना देते हैं और वो अपने बल पे, अपने भुजाओं के बल पे अपने माँ बाप दादा को भवन और अट्टालिकाओं का स्वामी बना देता है ना। तो ये अच्छी बात है। क्षत्रिय वर्ण होगा, मनुष्य गण होगा। इस कारण से व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता देखने को मिलेगी। वो राजसिक प्रभावों से युक्त रहने वाला इंसान होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे लग्न में जो बन रही राशि है वो चर प्रकृति की राशि बनी है। 1, 4, 7 और 10 ये क्रमशः चर प्रकृति की राशि होती है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो एक जैसा कभी भी लगातार नहीं रहेगा। वैसे ये बात दार्शनिक धरातल पर भी यही बात सिद्ध होती है कि जीवन में सुख और दुख एक जैसे सामान्यतया बने नहीं रहते हैं, वो आते हैं और निकल जाते हैं। पर व्यक्ति के जीवन में यहाँ पे जो चर प्रकृति की राशियों का केंद्र में बनना है और लग्न में जो तुला राशि बनी है, जहाँ मंगल मकर राशि में बैठे देव गुरु बृहस्पति का नीच भंग कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ नीच भंग राजयोग बन जाएगा। लग्न के अधिपति शुक्रदेव का 12वें भाव में जाना और नीच का होना और सूर्य और चंद्रमा का एक साथ होना ये कई बार कष्ट की स्थिति को उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में आमदनी आती है और व्यय के साथ जाती है। मतलब आने से पहले मार्ग उसका तय होता है कि उसे कहाँ जाना है। यहाँ शुक्र 12वें भाव में नीच के होने से कई बार, चूंकि 12वां भाव बाईं नेत्र का होता है और नीच के शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में बैठे हैं तो कई बार पाचन तंत्र, सुपलियों में दर्द, उसके साथ नेत्रों की समस्या और जठराग्नि को कमज़ोर करने का जैसे जिम्मा उठा लेते हों, ऐसा परिणाम देते हैं। लग्न का मान 1 अंश का बना है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसे प्रबुद्ध लग्न नहीं कहेंगे। और लग्न में तुला राशि की कुंडली के लिए जब लग्न में तुला राशि बन रही हो तो सप्तमेश जब लग्न में बैठेंगे तो कई बार व्यक्ति के विवाह को परेशान भी करते हैं और यहाँ वो व्यक्ति अपने दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के साथ ही छोटी मोटी कई प्रकार की परेशानियों से अपने आप को जोड़ता हुआ देखता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होगी क्योंकि नवांश कुंडली में जो उच्च के गुरु बुध के साथ विराजमान होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, ये अवस्था विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, बल्कि वो लगभग विवाह को एक अच्छा स्वरूप दे जाती है। गुरु का नीच भंग इस वजह से भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ वो मकर राशि में बैठे हैं, यहाँ वो उच्च के हो जा रहे हैं। शुक्रदेव यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं, यहाँ वो बैठे हैं कहाँ, सिंह राशि में। इस वजह से चूंकि यहाँ के अधिपति जो सूर्य बनते हैं वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, धन भाव का संबंध बना रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी लाभ में और लाभ के अधिपति धन में, द्वितीय भाव में धन का संबंध बना रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह के साथ जो 6वें भाव के स्वामी हैं। तो 6वें और 12वें भाव का संबंध जब जन्म कुंडली के दशम स्थान से हो जाता है तो कई बार व्यक्ति के करियर को परेशानी मिलती है। यहाँ उस व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी परेशानी भी बन जाती है जिससे वो तौबा कर लेता है। हालांकि यहाँ पे जो 6वें भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव दशम भाव में बैठे हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं, ये स्थिति इस बात का निर्धारण कर रही है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा जो 11वें भाव में बैठे हैं और गुरु जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो 6वें भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे, मंगल से दृष्ट हो गए, नीचभंग राजयोग हो गया और गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे अपने उच्च की राशि की सुरक्षा कर रही है। और 11वें भाव में बैठे हैं सूर्य जो माता पिता दादा दादी इनकी संपत्ति को आगे बढ़ाने का जिम्मा जैसे जातक को दे देते हैं। सूर्य 11वें भाव में है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य धन कमाना और समाज पे देना है।
समाज को देना है, ज़रूरतमंद को देना है। और राजनीति इस कुंडली को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। मतलब ये कुंडली बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाली है, ये डिप्लोमेसी करने वाली कुंडली नहीं है। इतना ही नहीं, एकादशवें भाव में सूर्य और चंद्रमा को अमावस्या दोष नहीं लगता है। इस वजह से यहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों ही व्यवस्थित परिणाम देंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वहाँ पे बुध भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, राहु और चंद्रमा भी बैठे हैं, तो सबसे बलवान भाव तो एकादशवां भाव ही हो जाएगा। हाँ, ये बात पक्की तौर पे कही जा सकती है कि जन्म कुंडली में छठवें भाव में जो शनि और गुरु का परिवर्तन हुआ है, ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा परिणाम देगा। हालांकि गुरु इस प्रभाव से अपने आप को बिल्कुल ही मुक्त कर रहे हैं, बल्कि बाद में शनिदेव भी अपने नीच प्रभावों से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। याद रखिए, जन्म कुंडली में ग्रह जब अपने उच्च की राशि से, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पे मैं कार्यक्रम अपने मेन चैनल पे लाने वाला हूँ, वो सूत्र मैं आज यहीं बता रहा हूँ। जब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अपने उच्च की राशि से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो कमज़ोर होता जाता है। और कब तक कमज़ोर होता है? जब तक वो अपने नीच की राशि को पार नहीं कर जाता है। इसका अर्थ होगा कि शनि यहाँ तुला राशि में है, उच्च के होते तो अच्छा होता। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब याद रखिए कि इस बीच में मकर और कुंभ दो राशियाँ शनि को पड़ जाती हैं, इस वजह से इनको बल मिल जाता है। अन्यथा ये वृश्चिक, धनु, मीन और मेष राशि, मतलब तुला राशि के बाद वृश्चिक, धनु, मीन और मेष राशि के शनिदेव कमज़ोर परिणाम देते हैं, क्योंकि नीचा विलासी ग्रह भी लगभग नीच के ही जैसा परिणाम करता है। सूर्य जिस भाव में बैठे हैं उसके ठीक भाव में जो सातवां भाव होता है, वहाँ बैठा ग्रह बलवान होकर के परिणाम करता है। इस वजह से जन्म कुंडली में यहाँ केतु बलवान होंगे। और एक बात और भी जो समझनी होगी कि जन्म कुंडली में पंचम और चतुर्थ, दशम और एकादशवें भाव में बैठे हुए राहु कभी भी बुरे परिणाम नहीं देते, वो जातक के अनिष्ट को रोकने वाले होते हैं। लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं, लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव में, और जन्म कुंडली में रोग भाव के स्वामी दशम में, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें, सप्तम के अधिपति लग्न में आ गए। इस वजह से कई बार पत्नी जो होंगी वो संदेह करने वाली भी होती हैं। और दूसरा, पत्नी आपके व्यापार को आगे बढ़ाने वाली भी हो सकती हैं, हम उनके साथ भी व्यापार कर सकते हैं। मंगल 18 अंश के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, और राहु जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में 25 अंश पे। आत्मकारक ग्रह के रूप में अगर मैं बात करता हूं तो 29 अंश के साथ इस कुंडली के दशम भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अमात्य कारक ग्रह के रूप में इस कुंडली में लग्नेश शुक्र ही अमात्य कारक होते हैं। इस कुंडली के रोगेश नवांश चक्र में उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति अपने पिता के काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए या आगे बढ़ाना सही रहेगा। ये बात मैंने इतनी बताई। इस कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में देखते हैं तो गुरु का श्रवण नक्षत्र में बैठना और चंद्रमा का जन्म कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठना, सूर्य का जन्म कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में बैठना, शुक्र का मंगल के नक्षत्र में बैठना, मंगल का राहु के नक्षत्र में बैठना, और राहु का वापस आकर के शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाना। यात्रा यहां से शुरू होती है कि चंद्रमा बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में, मंगल बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, और राहु बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं से लग्नेश से संबंध सभी ग्रहों का हो रहा है। भाग्य भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी के साथ एकादशवें भाव में जाकर के व्यक्ति को परम भाग्यशाली बना रहे। और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ मंगल से दृष्ट हैं, यहाँ पे वो किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं हैं, पर राहु से दृष्ट हैं। एकादशवें भाव में शुक्र, और यहाँ से बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव बलवान है। मंगल सप्तमेश होकर के छठे भाव में राहु से और सूर्य के प्रभाव के साथ साथ गुरु का प्रभाव भी झेल रहे हैं, इस वजह से विवाह में स्थिरता बनी रहेगी। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं धनु राशि में, जहाँ के स्वामी उच्च के हैं, और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट होगा कि विवाह बचाने वाली पत्नी से विवाह होगा, वो विवाह तोड़ने में विश्वास नहीं रखेंगी। द्वितीय भाव में राहु वृश्चिक राशि में बैठे हैं, कभी कभी वाणी संदोष
सदोष हो सकती है। 12वें भाव में सूर्य कभी कभी जो परस्पर निकट आने का भाव होता है उसको वो कई बार थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। दशमांशा कुंडली में शनि का केंद्र में होना, शुक्र का केंद्र में होना, मंगल का केंद्र में होना और लाभेश होकर के सूर्य का केंद्र में होना, ये दशमांशा चक्र को बहुत ही बलवान, व्यक्ति करियर को लेकर के काफी अधिकारपूर्ण बातें करता है, करियर को लेकर के काफी सजग है और किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन उसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। अनुशासन बिल्कुल पक्का है, धैर्य बिल्कुल ही सधा हुआ है, कारोबार बिल्कुल ही स्पष्ट है और मन बिल्कुल ही साफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दशमांशा चक्र में शनि का चतुर्थ स्थान को देखना, दशमेश चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के, मंगल का सप्तमेश होकर के स्वग्रही होना, गुरु का षष्ठेश होकर के स्वग्रही होना, लग्नेश का दिग्बलत्व प्राप्त करना और लाभेश का चतुर्थ भाव में बैठना, उनके पीछे बुध का बैठना, जहां अगर विचार करते हैं तो गुरु उस भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही हो रहे हैं, भाग्य भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ करके वापस भाग्य को देख रहा है और उच्च के चंद्रमा व्यक्ति के रिसर्च को, जल से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, खान पान, कृषि से संबंधित जितनी चीजें होती हैं, उच्च जितनी भी चीजें हैं, व्यापार में आप जितना दिमाग लगाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे समुद्र के जलीय जीवों के प्रति, कीटनाशक के प्रति, पेट्रोलियम सेक्टर में, इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है वो ट्रांसपोर्ट में जितना भी काम करना चाहता है 100% कर सकता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो व्यक्ति अपने पिता का काम, अपने पूर्वजों का काम 100% संभाल सकता है, क्योंकि दशमांशा कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में नहीं होते, लाभेश अगर चतुर्थ भाव में नहीं होते तो ये कई बार छोटे मोटे संशय भी पैदा करते हैं। पर यहाँ पे शनि का चतुर्थ भाव को देखना, ये जो स्थिति मैंने बताई है, ये व्यक्ति को स्वतंत्र अपने कारोबार के प्रति भी उतना ही आगे ले जाने वाली बात बनाती है। चरित्र बल अच्छा है, वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा है, पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी है, व्यक्ति का धन और व्यक्ति का मन इकट्ठे हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति किसी भी अवस्था में गलत निर्णय नहीं लेना चाहता है, एग्रेशन है, पैसा खर्च करने में व्यक्ति बिल्कुल भी सोचता नहीं है, परोपकार भी है, दर्शन भी है, तीर्थ का दर्शन भी है और भवन का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख भी है। पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता है, बिल्कुल ही मन को शांत रखने की आवश्यकता है, वो बहुत अच्छा है, वो स्टेबल है, उसमें जरा भी कोई भूचाल नहीं है। हाँ, पढ़ाई में कमजोरी कई बार देखने को मिल रही है, जबकि इस कुंडली में देर से ही सही पर परिणाम तो अवश्य ही आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ नौकरी और व्यापार में नौकरी का योग ज्यादा लगेगा, व्यापार के योग दूसरे नंबर पे, लेकिन स्वतंत्र अपने पिता के व्यापार को, अगर नौकरी और व्यापार दोनों में से किसी एक को चुनना है तो पहले आप नौकरी चुन लीजिए और दूसरे नंबर पे किसी दूसरे की प्राइवेट नौकरी नहीं, अपना स्वतंत्र कारोबार आप चुन सकते हैं। कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत अच्छा है और शुक्र लगभग आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाले ग्रह बन रहे हैं। इसके साथ साथ सामाजिकता, भाग्य का बल, धर्म का प्रभाव, पूर्वजों का आशीर्वाद, ये सब बहुत ही उत्तम कोटि के बने हुए हैं। सामाजिक प्रभाव बहुत अच्छा है और व्यक्ति के मित्र बड़े होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मित्रों से उसकी संगति उनकी होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जितना चाहता है उतना प्राप्त कर लेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जठराग्नि कमजोर है, नेत्र ज्योति कमजोर है, हड्डियों में थोड़ी सी जो कमजोरीपन होती है वो भी देखने को मिलता है। ग्रह नवांश और लग्न और दशमांशा चक्र के आधार पर कैसे हैं, एक एक लाइन की बात करता हूँ। तीनों वर्ग चार्ट मेरे सामने खुले हैं। सूर्य यहाँ सिंह राशि के, यहाँ सूर्य बैठे हैं कन्या राशि के और यहाँ बैठ रहे मकर राशि के। इसका अर्थ होगा कि सूर्य आपकी कुंडली में थोड़े संघर्ष वाली दशाओं को भी दिखाने वाले होंगे, अपनी दशा काल में थोड़ा बहुत वो संघर्ष भी देंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में सिंह राशि में, नवांश कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में और दशमांशा चक्र में संबंध वृष राशि का बन रहा है। इस वजह से आपकी कुंडली में चंद्रमा 100% से भी ज्यादा बार आपके कारोबार को, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, आपके धनागमन को मजबूत बनाकर ही रखेंगे।
मंगल देव जन्म कुंडली में लग्न में सप्तमेश और धनेश होकर के गुरु से केंद्र में है। मंगल की दृष्टि गुरु पे है। मंगल नवांश चक्र में मीन राशि के जा रहे हैं और दशमांश चक्र में स्वग्रही हो रहे हैं। मंगल की दशा में थोड़े मोड़े स्वास्थ्य की समस्या, छोटे स्तर पे स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और कभी कभी वो आपको जल्दबाजीपन में निर्णय लेने वाला बना सकते हैं। निवेश करने से पहले थोड़ी बहुत सावधानी मंगल की दशा में रखनी होगी। वैसे सामान्यतः मैं एक बात जरूर ही कहूंगा कि मंगल की दशा में आपके कारोबार को नए पंख मिलेंगे। इतना ही नहीं, न मंगल की दशा में कारोबार और भी ज्यादा सटीक होगा और बेहतर निर्णय लेने में आपकी मदद मंगल की दशा करेगी। बुध जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में सिंह राशि में, यहाँ कर्क राशि में जा रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो परिवर्तन भी कर रहे हैं। गुरु के साथ उनका परिवर्तन था ना, नहीं गुरु के साथ नहीं, भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य को देख रहे हैं। तो बुध की दशा आपको आपकी कुंडली में कभी कभी व्यय भी करवा सकती है। तो हो सकता है कि तीर्थ यात्रा दर्शन करना पड़े, दर्शन करना होता है जीवन में, कई बार उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि फिर भी दशमांशा चक्र के आधार पर वो बुध आपके कम्युनिकेशन को और आपके पराक्रम को एक नया स्वरूप देंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ मकर राशि में बैठे हैं, यहाँ वो उच्च के हो जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में स्वग्रही हो रहे हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की दशा आपके जीवन के धन, पराक्रम, परिणाम, चुनौतियों को समाप्त करना, संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति, नए लोगों से मिलना, नई जगह पे जाना, स्थान का परिवर्तन और बड़े ही बृहद आकार पे अपने आप को पहचानना और समाज में अपने आप को स्थापित करना, ये सारे प्रभाव जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे अपनी दशा काल में। शुक्रदेव लग्न कुंडली में बैठे हैं 12वें भाव में कन्या राशि में नीच के, यहाँ वो सिंह राशि के जा रहे हैं, यहाँ वो दिग्बली हो गए। इसका अर्थ होगा कि शुक्र की दशा में स्वास्थ्य की कमजोरी हो सकती है, व्यय बढ़ सकता है, जिम्मेदारी का एहसास आपको परेशान कर सकता है, आंखों की समस्या कई बार आपके ऑपरेशन का कारण बन सकती है, या ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। हालांकि फिर भी कर्म क्षेत्र के लिए शुक्रदेव की दशा आपके लिए सहायता करेगी और सामान्यतया आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करने के साथ साथ आपके अनुभवों की भी वृद्धि करने वाली होगी। शनिदेव लग्न कुंडली में बैठे हैं मीन राशि में, नीचा विलासी हैं, यहाँ वो आ गए स्वग्रही और यहाँ वो आ गए शत्रु की राशि में। पर बात अच्छी है कि कम से कम जहाँ बैठे उसका अधिपति चंद्रमा उच्च का है या दरअसल अपने भाव को वो देख रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा लगभग आपकी कुंडली में थोड़े मोड़े प्रभावों के साथ छोटे छोटे स्तर पे पत्नी के साथ दाम्पत्य में कमजोरी दे सकते हैं। बाकी वो संतान के लिए, दाम्पत्य के लिए थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कई बार वो आपको आलसी भी बनाएंगे अपनी दशा काल में। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, उनके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर मैं आपको बता दूं तो शनि, मंगल, चंद्रमा और राहु, इनकी दशाओं में, मतलब शनि में मंगल या मंगल में राहु, या राहु में मंगल, मंगल में शनि, या राहु में चंद्रमा, चंद्रमा में मंगल या शनि संतान को लेकर के कष्ट दे सकते हैं। आपकी कुंडली में पुत्र संतान का योग, पुत्री संतान का योग, दोनों ही संतति होने का योग बना हुआ है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य की दशा में भाग्य का बल बढ़ेगा, जबकि शुक्र की दशा में दाम्पत्य का सहयोग मिलेगा। बुध की दशा में सोचे हुए काम बनेंगे, जबकि गुरु की दशा में थोड़ी मेहनत धन कमाने में करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन के साथ जो गुरु और शनि का संबंध बन रहा है वो आपके धन लाभ के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम करने वाला बनेगा। इस कुंडली में भाई बहन का सुख 100% है, उनके साथ संबंध अच्छा रहेगा, कुटुंब से सुख बहुत अच्छा रहेगा, उनके साथ संबंध सामान्यतया बेहतर ही रहेंगे, इसमें भी जरा सा कोई संशय वाली बात नहीं है। होरा चक्र के आधार पर सूर्य और मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा परेशान करने वाली स्थितियों में जा सकते हैं, जबकि चंद्रमा अपनी दशा काल में लगभग आपके सहयोग में खड़े रहेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु, शनि, शुक्र और बुध में से गुरु की दशा आपके लिए कई बार अच्छा परिणाम भी करेगी। ये मैं सारा बता रहा हूं तो मतलब कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम ऐसा भी देखने को मिल सकता है। माता और पिता की आयु बहुत अच्छी है, पिता के साथ सामाजिक संबंध मतलब प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बनी रहेगी। हाँ, माता के साथ संबंध भी ठीक है, माता की आयु अच्छी है, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि आपकी कुंडली में दोनों का स्नेह मिलता रहेगा। शुक्र और शनि की दशा में राहु और केतु के साथ चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। राहु, केतु और चंद्रमा की दशा में कई बार आंतों से और पेट से संबंधित समस्या बढ़ेगी, जबकि शुक्र और शनि की दशा में भी पेट की समस्या ही आपको परेशान करेगी। कई बार वो व्यक्ति को वायु का गोला शरीर में बनता है और वो विभिन्न हिस्सों में जाकर के दर्द और पीड़ाएं देने का काम करता है। बाकी सूर्य, बुध और गुरु, मंगल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे ग्रह
माने जाएंगे और बने हुए हैं। सूर्य 100% परिणाम कर रहे हैं। चंद्रमा को बल देने के लिए वर्तमान को सुधारना होगा। समय पे सोना और समय पे जागना होगा। गायों की सेवा करनी होगी। माता से संबंध अच्छे करने होंगे। कभी भी किसी को कृपण वाणी का नहीं होना चाहिए, तो जितना ज्यादा हो सके स्पष्ट बोलने की कोशिश करें और मित्र बनाने की कोशिश ज्यादा करें। बुध आपकी कुंडली में 100%, जबकि देवगुरु बृहस्पति 50% का परिणाम करेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 25, शनिदेव 25, राहु और केतु की दशा सामान्यतया थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे परिणाम में जाएगी, लेकिन अच्छाई उसकी ज्यादा देखने को मिलेगी। दिन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो शनिवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। विवाह करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, और साथ ही साथ ये दोनों राशियां बहुत अच्छी हैं। विवाह की दिशा पूरब और उत्तर रहे। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। उत्तर दिशा के मकान में आप रह सकते हैं। साथ ही साथ मैत्री करनी हो तो कुंभ और मिथुन वालों से करें। शत्रुता कभी ना करें मकर, कर्क और कन्या वालों से। इसके अतिरिक्त इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में देखने को मिल रही हैं। अंक 5 और 8 बहुत ही अच्छा रहेगा। मारक ग्रह के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आपकी कुंडली में मारक बनेंगे शनि और मंगल। ये दोनों ग्रह प्रधान मारक बनेंगे। हालांकि जन्म कुंडली में जो शनि का संबंध है वो अष्टम भाव से है, मंगल का संबंध भी अष्टम भाव से है। इस वजह से मंगल और शनि में से दोनों का प्रभाव कमजोर होता दिख रहा है। जब ये दोनों ग्रह एक्टिव हों तो हमें सावधान रहना होगा। इसके साथ आपकी कुंडली में अगर मैं मारक ग्रह की चर्चा करूंगा तो शुक्र की दशा में भी कई बार परेशानी हो सकती है, जिसमें स्वास्थ्य और कई बार काम उत्तेजक भावनाओं के बढ़ने के कारण व्यक्ति वीर्यपात करता रहता है और उसके कारण उसके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट भी देखने को मिलती है। इतनी सारी चीजें हैं। रंग आपकी कुंडली के लिए सफेद, चांदी का रंग, गेरुआ और नारंगी, ये सब रंग आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस कुंडली में जो सबसे अच्छी दशा आएगी वो 2030 के बाद आएगी। हालांकि एक अच्छी दशा 2027 के अप्रैल में भी आएगी। अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है उसमें एक राहु का रत्न लाजवर धारण करना चाहिए। बाकी गुरु की दशा में लगभग आपको आपके सारे सोचे हुए काम पूरा होने का योग बनेगा। पुत्र संतान का योग भी इस कुंडली में निश्चित रूप से बना हुआ है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। कुंडली अच्छी बनी है। गड़बड़ी क्या है मैं आपको बता दूं तो गड़बड़ी यह है कि 12वें भाव में शुक्र चले गए हैं और ये पुरुष की कुंडली है। गड़बड़ी यह है कि शनि यहाँ पे लगभग नीचा विलासी हैं। गड़बड़ी यह है कि इस मंगल को यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। गड़बड़ी यह है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि भी जानी चाहिए थी। हालांकि 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं जिसमें से चंद्रमा पापक हो जा रहे हैं, तो बुध का प्रभाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई बार छोटे मोटे संशयों का योग भी बन रहा है। गुरु यहाँ अकेले न बैठ करके यहाँ बैठ जाते, यहीं बैठ जाते तो भी बहुत अच्छी बात होती, लेकिन मंगल से दृष्ट हैं जो तुला लग्न की कुंडली के लिए लगभग मारक का काम करते हैं। इस वजह से कई बार ये गुरु और मंगल अच्छे होने के बावजूद भी, परम मित्र होने के बावजूद भी घर में अशांति का माहौल खड़ा करेंगे। गुग्गुल की धुनी, गाय के गोबर का कंडा, जो गाय का गोबर होता है उसका जो कंडा बनाते हैं उस पे कपूर, हल्दी, पीला सरसों और नमक रख करके रविवार के रविवार घर में उसको इसका धुआं जलाएं। इसके साथ गाय के शुद्ध घी का शिव जी को अर्पण करें। इसके साथ साथ अगर हो सके तो शिव जी को दूर्वा भी अर्पित करने की आवश्यकता होगी। भस्म निश्चित रूप से लगाएं, सूर्य को अर्घ्य नियमित रूप से दें और भगवान बजरंगबली के 12 नामों का नित्य 12 बार उच्चारण आवश्यक रूप से करें। इसके अतिरिक्त अगर भाग्य को और भी ज्यादा बलवान बनाना है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, तो गणपति अथर्व शीर्ष और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ नित्य करें। साथ ही साथ अगर हो सके तो चतुर्थी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ इस कुंडली में रिसर्च भी ठीक है और पिता का कारोबार तो सबसे ज्यादा अच्छा बना हुआ है, पर प्राइवेट नौकरी का योग इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी करना चाहते हो, सरकार वही है जो पिता का काम है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।